इस वीडियो में हमको पढ़ना है एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक और उसके नामकरण के बारे में। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक में तो वैसे कई कारक हैं। अब सवाल ये उठता है कि एंजाइम जब क्रिया के बाद भी अपरिवर्तित रहती है तो वह कौन सा ऐसा कारक हो गया जो इसको प्रभावित करती है। तो जी हाँ, एंजाइम चूँकि एमिनो एसिड से बना हुआ है, एक प्रकार का प्रोटीन हो सकता है ये है, इसलिए इसको कई कारक भी प्रभावित करते हैं। तो जो कारक प्रोटीन की तृतीयक संरचना को परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम है और पीएच मान है। ये क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी से विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। तापक्रम के बारे में बात करें तो हमको पता है कि एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व पीएच पर लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम व पीएच कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित तापमान को हम बढ़ाते जाते हैं तो एंजाइम अच्छे से काम करेगा, मतलब तेज़ी से बढ़ते जाता है। एक निश्चित पीएच लेवल को हम बढ़ाते जाते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी बढ़ते जाती है। ठीक है, उस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता घट जाती है। मतलब हर एंजाइम्स के लिए एक इष्टतम मतलब एक निश्चित तापक्रम और एक निश्चित पीएच मान निर्धारित है। उससे कम हुआ या उससे ज़्यादा हुआ तो उसकी क्रियाविधि की दर घट जाएगी। ठीक है ना। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, लेकिन यदि अत्यधिक तापक्रम की बात करें तो एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम की प्रोटीन को विकृत कर देता है, उसके एमिनो एसिड को, उसके बॉन्ड को तोड़कर उसको क्षतिग्रस्त करने में सहयोगी होता है। इसलिए एक निश्चित तापक्रम बहुत ज़रूरी है एंजाइम की क्रियाविधि के लिए, और एक निश्चित मात्रा में पीएच भी होना चाहिए ताकि वो कैटालिस्ट ना हो। ठीक है, एक क्रियाधार भी होता है इसमें। क्रियाधार की सांद्रता मतलब जिस पदार्थ में क्रियाधार की सांद्रता है, कहने का मतलब जिस पदार्थ में एक्टिविटी करानी है या करनी है एंजाइम की सहायता से, वहाँ पर उसकी सांद्रता बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम की क्रिया या गति बढ़ती है, लेकिन एक समय आता है कि जब वो सर्वोच्च गति को पार कर लेता है या सर्वोच्च गति को प्राप्त कर लेता है, तब सर्वोच्च गति पार कर लेता है, तब उस दौरान उसका वेग कम हो जाता है। मतलब एंजाइम की क्रियाविधि को अगर हम सांद्रता के आधार पर देखें तो सांद्रता हम पहले बढ़ाते जाते हैं तो उसका क्रिया का वेग भी बढ़ते जाता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि एंजाइम की अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है। इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। ठीक है, अब किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बंधते हैं। ठीक है ना, एंजाइम से बंधते हैं तब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम संदमन या इनहिबिशन या उस रसायन को संदमक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित मात्रा में उसकी सांद्रता बढ़ाने पर उसकी वेग भी बढ़ते जाती है, लेकिन एक निश्चित वेग से ज़्यादा अगर हम एक निश्चित सांद्रता से ज़्यादा कर दें तो उसकी गति धीमी होना शुरू हो जाती है। देखो डाउन हो गया है, देखो पोजीशन धीमी होना शुरू हो जाती है। क्रियाधार की सांद्रता अगर बढ़ गई तो उसकी गति भी धीमी होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं एंजाइम का नामकरण या वर्गीकरण की। तो देखिए कैसे एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण आप कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। हजारों एंजाइमों को खोज विलगन अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा कई प्रकार की अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम को 6 वर्ग में बांटा गया है और प्रत्येक को 4 से 13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 4 अंकी संख्या पर आधारित है इनका नामकरण। एक है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। देखिए ये जो एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, ये 2 क्रियाधार S व S1 के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं, ये वाला। ठीक है ना, कौन? ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम 2 क्रियाधार के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करने वाला होता है। मतलब एक नाम ये हो गया। दूसरा नाम देखिए ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस कहने का मतलब 2 जो क्रियाधार को जोड़ने वाला है उसके बीच एक समूह में हाइड्रोजन के अतिरिक्त स्थानांतरण को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक क्रियाधार और दूसरा क्रियाधार, ठीक है, इसके बीच एक और कोई दूसरा समूह, हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा समूह G आ गया है। ठीक है, इसके स्थानांतरण को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं, इसके स्थानांतरण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसफरेजेस। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस कहने का मतलब होता है जैसे ईस्टर हो गया, ईथर हो गया, पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइलाइड या फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसका जल अपघटन करते हैं हाइड्रोलेजेस एंजाइम की सहायता से।
लाइएजेज कहने का मतलब होता है कि जब जल अपघटन कराते हैं उसके अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधार के समूह में या एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंध का निर्माण हो जाता है। ये लाइजेज, इसका काम क्या है? जल अपघटन के अलावा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों के अलग होने से उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट आता है आइसोमरेजेस। वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय ज्यामितीय स्थिति समायोगों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करने वाले होते हैं, आइसोमेरेजेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है लाइगेजेज। एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन बंध के निर्माण को उत्प्रेरित करेगा, ये लाइगेजेज। दो यौगिकों को जोड़ने वाला होगा, दो खंडों को जोड़ने वाला होगा, जैसे डीएनए में जो खंड बनते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट उसको जोड़ने का काम करता है, ये लाइगेजेज एंजाइम। ठीक है।